प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर, और उस दौरे में एक मस्जिद में, जायद मस्जिद में उनका जाना अब हिंदुस्तान में सियासत का सबब बन गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि वो तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट साइट है इसलिए वो गए हैं। केसी त्यागी जी का एक अपना अलग नजरिया जिसमें उनका कहना है कि ऐसे ही एक बार अगर प्रतीकात्मक तरीके से ही कुछ करने की कोशिश है तो फिर खुलकर क्यों नहीं, खुले दिल से हिंदुस्तान में क्यों नहीं, खुले दिल से सद्भावना सम्मेलन ऐसी जगह पर क्यों नहीं जहां पर दाग है, जहां पर दर्द है। अंजना जी, पहले तो मैं जो बैंकॉक में हुआ है जिसकी तस्वीर आपने दिखाया है उस पर शोक जताता हूं, मृतजनों को शांति मिले ये कामना भी करता हूं। अब मैं आपका उत्तर देता हूं। देखिए अंजना जी, एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी लचरता आ गई है राजनीति में कि कुछ भी हो, चाहे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो यूएई चले जाए, कुछ भी हो, उसको एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर देना है और उस पर चर्चा आरंभ कर देना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और देखिए यूएई के ट्रिप में मस्जिद के जाने पर ये जो सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे, क्या उनको कोई संदेश जाता है? मैं एक सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हिंदुस्तान पे विश्वास नहीं है? उनको खुश करने के लिए क्या यूएई से संदेश भेजना पड़ेगा? क्या यूएई की मस्जिद में जाने से हिंदुस्तान के मुसलमानों को विश्वास होगा अपने ही सरकार पे? मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश हिंदुस्तान में है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खुश वो कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। और अभी हमारे मित्र ओवैसी साहब कह रहे थे कि आई एम एन इंडियन बाय बर्थ एज वेल एज बाय चॉइस। वो चॉइस से हिंदुस्तानी है, जैसे कि उनके पास बाकी कोई चॉइस था। मगर ओवैसी साहब दिल से पूछ के देखिए, आप हिंदुस्तानी इसलिए हैं क्योंकि दिस वाज द बेस्ट चॉइस। इससे अच्छा चॉइस कहीं नहीं था। पूरे विश्व में 2 नंबर में मुसलमानों की अगर संख्या कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांटने की कोशिश मत करिए कि यूएई से संदेश आएगा तो वो खुश होंगे। तीसरी बात, जहां तक त्यागी जी का विषय है, हाँ। उन्होंने कहा अभी तो इश्क के इम्तिहान बाकी हैं। बिल्कुल हाँ। ठीक कहा। हाँ। भुजंग और चंदन का जब इश्क होता है तो बहुत इम्तिहान देने होते हैं, वो बाकी है अभी। ठीक है ओवैसी साहब। नहीं, मैं संबित पात्रा साहब की बात समझ में नहीं आ रही कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो क्या उनके रहमो करम पर हैं? क्या हम आपके रहमो करम पर नहीं हैं? हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहफुजात जो हमको दिए गए और हमने एक चॉइस लिया था। और आप विश्व की मुसलमानों की बात मत करिए, दुनिया की, आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करिए। आप सारी दुनिया की फिक्र क्यों करते हैं? आप बता रहे हैं, आप तस्वीर दे रहे हैं कि देखिए मोदी जी मस्जिद में चले गए। मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ कर रहा हूं कि मक्का मस्जिद में जिन लोगों को बेल मिली, क्या उसके खिलाफ अपील करेंगे, नहीं करेंगे? संबित पात्रा जी, गुजरात में ईसानपुर की मस्जिद एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 500 साल पुरानी मस्जिद है। कभी जाकर देखिए, बड़ी खूबसूरत है, जिसको 2002 में तोड़ दिया गया। आप रिपीट कर रहे हैं, मेरी एक बात ओवैसी साहब, आप बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सर, देखिए आरएसएस और बीजेपी, आप किसी के रहमो करम पे नहीं है, आप किसी के रहमो करम पे। इसके बाद फौरन आ रही है, एक बात सुन लीजिए ना ओवैसी साहब, सुन लीजिए पहले। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान की आप शपथ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लेते हैं। मैं सुनने तैयार हूं। मैं भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी तो अपने आप को जोड़ लीजिए, आप उसे नहीं जोड़ते हैं। आप काशी, मथुरा, अयोध्या के 3 मंदिरों पर भी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये 3 जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उसे भी आप देने को तैयार नहीं है। उस पर जल्दी से ओवैसी जी इस पर जवाब, फिर त्यागी जी के पास चलेंगे, उसके बाद अजय जी आपके पास। अंजना जी, ओवैसी साहब इसका जवाब दें। अंजना जी, अच्छा अंजना जी, देखिए यही तो हिंदुत्व का एजेंडा है कि आप हमारे को मस्जिदें दे दीजिए तभी आपको हिंदुस्तानी मानेंगे। अरे नहीं, मैं तो कहता हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अरे यही भारत, सुनिए, अरे आपका एजेंडा तो यही है ना। आपका एजेंडा तो ये है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को आपने शहीद किया, उसी तरह काशी और मथुरा की मस्जिद को आप हासिल कर लेंगे। आप चाहते हैं कि हमारा तमाम कल्चर, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोटेक्शन देता है, वो खत्म करके रख दिया जाए। मेमन को भी शहीद मान लिया क्या ओवैसी साहब? आपने इस देश में 15 दिनों में जो सांप्रदायिकता फैलाई है, आपका असली चेहरा। ओवैसी साहब, बस एक आतंकवादी, एक देशद्रोही के नाम पर जैसे आपने देश को बांटने की, न्याय की प्रक्रिया को बांटने की कोशिश की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से जवाब ओवैसी साहब।
राकेश जी, आप आरएसएस के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, कभी तो सुन लीजिए ना, कभी तो हमारे सब्र रखिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो कभी बुला लीजिए ओपन डिबेट में, मगर हर बात पे आप बीच में टपक जाते हैं। सुन लीजिए, काशी और मथुरा की मस्जिदों का क्या एजेंडा में शामिल है बीजेपी के? हम पूछना चाह रहे संबित पात्रा से। अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं, बताइए। मैंने इशू उठाया कि 3 मंदिर, मैं तो कह रहा हूँ आप में बीजेपी में फर्क क्या है? हाँ, केसी त्यागी जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ सर। इसके बाद आपके पास केसी त्यागी जी आ रही हूँ, अजय जी इसके बाद पक्का आपके पास आ रही हूँ, केसी त्यागी जी। मैं अंजना जी, ये आशा की जाती है कि सभी जो आपके गेस्ट हैं उनको आप बराबर का मौका दें। ना तो मुस्लिम लीग आजादी के आंदोलन में थी और ना हिंदू महासभा आजादी के आंदोलन में थी। जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था, मुल्क के मुसलमान ऊंचे पैमाने पर जब पाकिस्तान जा रहे थे, महात्मा गांधी के कहने पर पाकिस्तान के बागा बॉर्डर से लौट करके आए थे और गांधी के आश्वासन पर हिंदुस्तान का मुसलमान रहा। और गांधी जी ने वचन दिया था कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब एक जैसे इस मुल्क में ट्रीट किए जाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति की, एक मजहब की जागीर नहीं, संविधान सबका, हिंदुस्तान सबका। और जो सवाल दफन हो गए उनको नए तरीके से वोट बैंक की राजनीति के तहत उठाना मैं उचित नहीं मानता। और नए आज का मुद्दा है जो आज इस पर आपने बहस कराई है, और ये बहस सेंसेशनल नहीं होनी चाहिए, ये तर्कों के आधार पर होनी चाहिए। 47 में वो मामला सभा के लिए खत्म हो गया कि कौन यहां रहेगा कौन वहां रहेगा। ये बात सही है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहे वो अपनी मर्जी से रहे, वो पाकिस्तान भी जा सकते थे, बांग्लादेश भी जा सकते थे। रोज रोज उनसे आप सदचलनी का सर्टिफिकेट मांगे, ये किसी भी खुददार आदमी के लिए और किसी खुददार कौम के लिए अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है मजबूरन। अजय जी, एक सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय कुमार जी, आप लोग तो ताक में बैठे ही रहते हैं कि बस एक मुद्दा कुछ इस तरह का मिल जाए और अगर धर्म का रंग जोड़कर सियासत कर दी जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये वार मोदी पर सही ठहरेगा। अजय जी। नहीं अंजना जी, एकदम गलत है। पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री का मस्जिद जाने पर उस पर जो है विदेश के कार्यक्रम में पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यदि वो मस्जिद जा रहे हैं तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, पहली बात है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ये प्रधानमंत्री जी के मामले में कि वो सिर्फ विदेश के लोग से उनको ज्यादा प्रेम है। वो सेल्फी लेते चाइना में। वो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए संबित पात्रा जी, जो है आपके क्योंकि जब भी हम लोग शुरू करते तो अरे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मस्जिद जाने पे आप बोलते हैं टिप्पणी करना उचित नहीं है, तो सेल्फी पे बोलना है या मस्जिद पे बोलना है? शक्ति रखिए। पहली बात है कि देखिए संबित जी, फिर से जो है ना टीवी दर्शक लोग परेशान हो जाते हैं आपके तू मैं से। संबित जी थोड़ा सा सब्र रखिए। पहली बात है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ जो है आपने कहा था कि एक मेगा शो शुरू होने वाला है शाम को, तो ये पूरी प्रधानमंत्री जी का जो कामकाज का तरीका है वो मेगा शो पर ही है। चलिए ठीक है, मतलब विदेश में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, शो मतलब आपको मस्जिद जाने से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है कि विदेश ना जाए, जो शो के रूप में जो चल रही है। अरे अजय जी, तो आपकी दिक्कत ये है कि मस्जिद जाने नहीं जाने नहीं, मतलब विदेश जाने से आपको परेशानी है। अगर विदेश यात्रा में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अंजना जी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो जाते हैं, उस देश के कार्यक्रम जिस तरह से तय होती है उसमें कोई आपत्ति नहीं जताने, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ करते हैं विदेश लोग के लिए। अगर आप वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सबसे चाहती हूँ, वक्त की कमी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जल्दी से 2 लाइंस में आप तीनों से रिक्वेस्ट है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आप बोलना चाह रहे थे। पात्रा जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन देख लीजिएगा कि ये प्रधानमंत्री जी को, अंजना जी ये पहले बोल तो लें। अंजना जी। हाँ सर, पात्रा साहब जल्दी से। हाँ देखिए अंजना जी, मैं एक सेकंड, अजय जी सुन लिया आपको। अच्छा, आपको खत्म नहीं हुआ है? करिए 10% जो है बारिश का विफलता हुई है पूरे देश में, जो है सूखा। बताइए, बारिश, सेल्फी, बॉर्डर, यूएई, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं ये तो बताइए। ठीक है अजय जी, आपने अपनी बात कह ली। करते रहते हैं, सुबह से शाम तक कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, जल्दी से पात्रा साहब। मैं विदेश कैसे मैं जल्दी से करूँ, इनको पहले समझाइए। ये सुबह से शाम तक कंफ्यूजन, पहले
बोलेंगे सेल्फी क्यों लिया, मस्जिद में क्यों गए, धूमरकलैया में बारिश नहीं हुई, ये किस चीज को अपोजिशन कर रहे हैं? आप निर्णय का चाहिए, अभी आप घर जाइए, सोच के आइए किस पे अपोज करना है। बहस का स्तर मत गिराइए प्लीज, बहस का स्तर मत गिराइए। चलिए ठीक है, बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज लग रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से प्लीज, बहस का स्तर मत गिराइए। असदुद्दीन ओवैसी जी कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए यमन के क्राइसिस के बाद हिंदुस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि हम पूरे अरब कंट्रीज से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि यमन के क्राइसिस के बाद पूरे अरब कंट्रीज पाकिस्तान से नाराज हैं। इसका हम फायदा उठाएं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए। मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद करूंगा कि हर फॉरेन ट्रिप को ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से आप प्राइम मिनिस्टर ना जोड़ें। आप फॉरेन ट्रिप करिए, अच्छे ताल्लुकात करिए, मगर अगर आप मस्जिद जाकर ये पैगाम देंगे कि देखो ये मस्जिद चला गया, तो फिर यहां पर ये तमाम जो उनकी गलतियां हैं हम उसकी निशानदेही करेंगे। हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, माफी के साथ। आप देखते रहिए आज तक।